का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं। एक तो दो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं और एक बड़ा कंसेप्ट है। छोटे छोटे कंसेप्ट कौन से हैं? अदर कंसेप्ट ऑफ ऑडिट, हमारा चैप्टर 3 का लास्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है अदर कंसेप्ट। कल हमने असर्शन टेस्टिंग कर लिया था ना, वो समझ आ गई ना? सच में समझ आ गई? तो आप यानी मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम स्टेटमेंट का कोई भी एरिया वेरीफाई करने के लिए कौन कौन सी असर्शन को टेस्ट करते हैं, आप बता देंगे? 6 की 6 असर्शन बता देंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं बैलेंस शीट का कोई भी एरिया वेरीफाई करने के लिए कौन सी असर्शन टेस्ट करते हैं, आप बता देंगे? 6 की 6 बता देंगे। हाँ, लेकिन आप मिक्स करेंगे। आप क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन में अकाउंट बैलेंस की लिखेंगे? नहीं, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन में आप लिखेंगे एग्जिस्टेंस, और अकाउंट बैलेंस में आप लिखेंगे अक्रंस? नहीं लिखेंगे, पक्की बात है। चलिए, असर्शन वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ अदर कंसेप्ट, छोटे मोटे 3 कंसेप्ट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर एक चैप्टर 2 में आप कहते होते थे सर वो अदर एश्योरेंस सर्विसेज क्या थे, वो नहीं आपने बोला। अदर एश्योरेंस सर्विसेज वो नहीं बता देंगे आज, रिलेटेड सर्विसेज। और उसके बाद हम वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, आज वो डॉक्यूमेंट देखेंगे जो हमारे पूरे ऑडिट में सबसे अहम है। ऑडिट रिपोर्ट, 5वां और आखिरी एलिमेंट ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन याद रखें, ऑडिट रिपोर्ट 2 तरह की है, एक है अनमोडिफाइड, शाबाश, एक है मोडिफाइड। हम अभी मोडिफाइड को हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ जल जाएगा वरना हमारा। हम सिर्फ अनमोडिफाइड को पढ़ेंगे। अनमोडिफाइड को पढ़ के ना फिर रिपोर्ट वाला चैप्टर साइड में लगा देंगे, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, मोडिफाइड रिपोर्ट को भी हाथ नहीं लगाना, अनमोडिफाइड रिपोर्ट को पढ़ना है। उस मोडिफाइड रिपोर्ट, मोडिफिकेशन में वैसे 80% रिपोर्ट सेम रहती है, 20% चेंज होती है, लेकिन बहरहाल 80% भी अगर हम कवर कर लेना आज के दिन तो बहुत है। 20% मोडिफिकेशन अभी कवर करने की जरूरत नहीं है, वो हम बाद में कुछ 2-2.5 हफ्ते के बाद जब स्टेप बाय स्टेप मैं समझूंगा कि कंसेप्ट बिल्ड होंगे फिर मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे। क्योंकि एक ही वक्त में सारी चीजें डिफिकल्ट जो है वो करना ना, उसमें थोड़ा सा बर्डन आपके ऊपर बढ़ जाता है। तो हम थोड़ा सा बैलेंस रख के चलेंगे कि एक थोड़ा मुश्किल टॉपिक आ गया, फिर उसके बाद 2-3 आसान, फिर मुश्किल, ताकि अगर एक दिन में आप फर्ज कीजिए आज के दिन में ऑडिट रिपोर्ट आप 3 दफा नहीं पढ़ पाते तो चलो 2 दफा पढ़ लें, 1 दफा कल पढ़ लें। ठीक है, तो ताकि आप जो है उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं उनके साथ फेमिलियर हो जाए। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। और कौन सी रिपोर्ट? अनमोडिफाइड। ये जरूर ये ना आप बाद में कहें सर इस चैप्टर में तो और भी बहुत सी चीजें थी, आपने 2-3 चीजें पढ़ा के भाग गए हैं तो बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है क्या? आपने ये ना पूछिएगा, क्यों नहीं? हमारे सिलेबस में है, अभी नहीं करनी, हमने कुछ अरसे के बाद करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ अनमोडिफाइड रिपोर्ट करेंगे, मोडिफाइड रिपोर्ट की चीजें हम कुछ अरसे के बाद करेंगे। तो पहले छोटी छोटी जी हाँ, डायरेक्शनल टेस्टिंग था। डायरेक्शनल टेस्टिंग में डायरेक्शनल टेस्टिंग, डेबिट आइटम्स आर टेस्टेड फॉर ओवर स्टेटमेंट, क्रेडिट आइटम्स आर टेस्टेड फॉर अंडर स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे सर डेबिट आइटम्स आर टेस्टेड फॉर ओवर स्टेटमेंट, तो वो अंडर स्टेटमेंट भी तो हो सकती है, वो क्यों नहीं टेस्ट किया? क्रेडिट आइटम्स आर टेस्टेड फॉर अंडर स्टेट, तो ओवर स्टेटेड भी तो हो सकते हैं, वो क्यों? यही पूछना चाहते हैं ना। एक लफ्ज में इसका जवाब दूं, डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम। हर डेबिट का क्रेडिट होता है। जब आप डेबिट चेक कर लें कि ओवरस्टेटेड तो नहीं है तो इसका मतलब क्या है? क्रेडिट भी चेक कर दिया ओवरस्टेटेड नहीं है। देखें, जब हमने ये देख लिया एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, या ये होगी, या एक्सपेंस डेबिट अक्रूड लायबिलिटीज क्रेडिट होगी। अगर देख लिया आपने कि एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है क्रेडिट भी तो चेक कर लिया, अंडरस्टेटेड नहीं। और अगर डेबिट चेक कर लिया, ओवरस्टेटेड नहीं है, तो दूसरा इंपैक्ट लायबिलिटीज भी आ गया, वो भी चेक कर लिया, अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड नहीं। तो याद रखें, डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम की वजह से जो दूसरा इंपैक्ट है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। पहले हम डिटेल में डायरेक्शन टेस्टिंग हमारे सिलेबस में होती थी, हम डिटेल में बताते थे कि ये एंट्री है एक्सपेंस डेबिट अक्रूवल क्रेडिट, इसमें डेबिट को चेक कर लिया, एक्सपेंस को चेक कर लिया ना, तो लायबिलिटीज भी ऑटोमेटिकली चेक हो जाती हैं। लेकिन अब हम ये डिटेल में नहीं, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ एक लाइन है, क्या? डेबिट आइटम्स आर टेस्टेड फॉर ओवर स्टेटमेंट, क्रेडिट आइटम्स आर टेस्टेड फॉर अंडर स्टेटमेंट, खत्म। कुछ स्टूडेंट इसको ना प्रूडेंस कंसेप्ट के साथ मिक्स कर देते हैं। प्रूडेंस कंसेप्ट के साथ, वो प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? एसेट्स एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। उसमें इनकम को ओवरस्टेटेड का लफ्ज बनाया उसने, लेकिन वो प्रूडेंस कंसेप्ट होता है। ये कौन सा? डायरेक्शनल टेस्टिंग है, दोनों में फर्क है। डायरेक्शनल टेस्टिंग का रूल क्या है? डेबिट आइटम्स आर टेस्टेड फॉर ओवर स्टेटमेंट, यानी ओवर स्टेटेड ना होनी चाहिए। क्रेडिट आइटम्स आर टेस्टेड फॉर अंडर स्टेटमेंट, यानी अंडर स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। ये याद रखना है आपने। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन?
अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे कर लेते हैं। घर से यही करते हैं ना, क्वेश्चन करने होते हैं, कंसेप्ट सीखना होता है, क्वेश्चन करने होते हैं, कंसेप्ट। केस स्टडीज की अभी बारी नहीं आई। जब केस स्टडीज की बारी आएगी ना तो आपकी केस स्टडी की असाइनमेंट मैंने चेक क्या करने हैं बता रहा हूँ। 15 briefly describe the assertion used by author in respect of following account balances। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है आई कैप का भी, अकाउंट बैलेंस की assertion वो मेरा भाई बताएगा। ये 7 हाँ जी, अकाउंट बैलेंस की assertion बताइए जल्दी से, टाइम कम है, रिपोर्ट सारी पढ़ानी है, जल्दी कर दें। एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन, प्रेजेंटेशन। शाबाश। और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की अक्रंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ, प्रेजेंटेशन। चलिए अच्छा आगे 16 में उसने थोड़ा घुमा के पूछा, उसने कहा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फॉर assertion relevant to accounts payable at year end date। सबसे बैलेंस शीट, कौन बोला बैलेंस शीट वाला? बैलेंस शीट, शाबाश, बिल्कुल बैलेंस शीट वाली assertion। अकाउंट्स पेबल पे कौन सी assertion लगेगी? बैलेंस शीट, अकाउंट बैलेंस वाली। बताइए एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन। अच्छा एग्जिस्टेंस ये किया आपने, आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस में हम क्या देखते हैं कि जो एसेट रिकॉर्ड हुआ है वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर, तो बोल लेना। चलो इंग्लिश नहीं रटा लगाया, कंसेप्ट तो है ना, वो तो बोल दे भाई। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें उन्होंने बोला अकाउंट पेबल और जो पीछे एग्जामिनर कमेंट लिखा है ना उसमें उसने कहा है कि आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन एक्सप्लेनेशन जब देनी थी ना तो उसके अंदर समझ गया। एग्जिस्टेंस, अगर आपसे कोई पूछे ना एग्जिस्टेंस की assertion का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस तो जनरल पूछा है ना, आप कहेंगे इसका मतलब ये है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड एक्चुअली एग्जिस्ट, या ऑल रिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्चुअली एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस का मतलब, और अगर कहे अकाउंट्स पेएबल की एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, फिर आप ये नहीं कहेंगे ऑल एसेट्स, ऑल रिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्चुअली एग्जिस्ट, फिर ये नहीं कहेंगे, फिर स्पेसिफिक एग्जांपल दे दी ना, फिर हम भी अपना सेंटेंस स्पेसिफिक बोलेंगे, ऑल रिकॉर्डेड अकाउंट्स पेएबल एक्चुअली एग्जिस्ट, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। ठीक है जी। अकाउंट्स पेएबल में दूसरी assertion बताइए, एक एग्जिस्टेंस उन्होंने बता दी। क्लासिफिकेशन, अच्छा मैं आपको जनरल बताता हूं, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज हैव बीन प्रॉपर्ली क्लासिफाइड इन प्रॉपर अकाउंट्स। लेकिन अकाउंट्स पेएबल में कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? ऑल अकाउंट्स पे, ऑल एसेट्स लायबिलिटीज नहीं, ऑल अकाउंट्स पेएबल, ऑल क्रेडिटर्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन प्रॉपर अकाउंट्स। भाई समझ आया कैसे एक्सप्लेन करना? बाकी कोई सी 4 assertions। अच्छा आप भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बताइए कौन सी एक्सप्लेन करेंगे? बताएं जल्दी बताएं, टाइम कम है, आज काम जाना जी। लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन कोई assertion नहीं होती, राइट्स एंड लीगल ऑब्लिगेशन होती है। अकाउंट्स पेएबल है, इसको assertion बताते हुए हमने पूरा नाम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लिखना है कि सिर्फ ऑब्लिगेशन लिखना है? पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम क्या है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। हालांकि लफ्ज राइट एसेट के लिए, ऑब्लिगेशन लायबिलिटी, लेकिन चूंकि नाम जो स्टैंडर्ड ने पूरा रखा है तो वही बोलेंगे ना। स्टैंडर्ड ने पूरा नाम क्या रखा है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो पूरा नाम लिखेंगे मेरे भाई, अकाउंट्स पेएबल में सिर्फ ऑब्लिगेशन लिखेंगे। ठीक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को एक्सप्लेन करें, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को एक्सप्लेन कर दें। एंटिटीज, रिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंटिटी का राइट और एंटिटी की ऑब्लिगेशन है, किसी और की ऑब्लिगेशन या राइट तो नहीं है जो क्लाइंट की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हुआ है। बट ठीक है, ये क्लियर होगा। 16 17 use of the audit method called directional testing means certain item tested primarily for understatement and other for overstatement। कौन सी आइटम अंडरस्टेटमेंट के लिए चेक होती हैं? क्रेडिट। और कौन सी ओवरस्टेटमेंट के लिए? डेबिट। कह रहा है बताओ ये इनमें से अंडरस्टेटमेंट के लिए टेस्ट होंगे कि ओवरस्टेटमेंट? एसेट्स,
यानी इसका मतलब ये हमें चेक करना है कि एसेट ओवरस्टेटेड तो नहीं है, लायबिलिटीज अंडरस्टेटमेंट, इनकम अंडर, एक्सपेंडिचर ओवरस्टेटमेंट, ठीक है। इनकम अंडरस्टेटमेंट में तो फायदा क्या होगा? इनकम अंडर, हमने दोनों चेक करते हैं ना, इनकम की यहाँ पे अंडरस्टेटमेंट के लिए चेक करेंगे, लेकिन इसका चूंकि दूसरा इंपैक्ट एसेट में जा रहा होता है, जब कभी इनकम बढ़ेगी या तो कैश आएगा या डेटर्स आएंगे, तो इसका दूसरा इंपैक्ट डेटर्स में जा रहा होता है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली चेक हो, ओवर स्टेटमेंट उधर से चेक हो जाती है। हम इनकम से चेक कर लेते हैं और इनकम की ओवर स्टेटमेंट हम एसेट्स की ओवर स्टेटमेंट कैसे चेक कर लेते हैं, तो सर अगर एक्सपेंस से एक्सपेंस कैपिटल वो लायबिलिटीज का इंपैक्ट आ जाता है उसकी तरफ, वो हो जाता है। डायरेक्शनल टेस्टिंग पे इतना नहीं सोचना, सिर्फ एक चीज सोचनी है, क्या डेबिट आइटम्स आर टेस्टेड फॉर ओवर स्टेटमेंट, क्रेडिट आइटम्स आर टेस्टेड फॉर अंडर स्टेटमेंट। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब सुनिए, पहले रिलेटेड सर, क्या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सिर्फ ऑडिट करते हैं? नहीं, हम रिव्यू भी करते हैं। क्या हम सिर्फ ऑडिट और रिव्यू करते हैं? नहीं, हम टैक्स का काम भी करते हैं, हम कंसल्टेंसी का काम भी करते हैं, हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आ जाए वो काम भी करते हैं, एडवाइजरी का काम भी करते हैं, पार्ट टाइम पंखे भी ठीक कर लेते हैं। अभी कहीं ये काम नहीं करते हैं। अब वो कह रहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट परफॉर्म कर सकता है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनमें से कुछ सर्विसेज हैं। अब जरा फर्क गौर से सुनिएगा, ये डिस्कशन अगली 2-3 मिनट की ऐसी है जो आपको इस कैफ लेवल पे भी और एडवांस लेवल पे भी काम आएगी। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट जितनी भी सर्विसेज या इंगेजमेंट्स परफॉर्म करते हैं उन्हें 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, एक एश्योरेंस सर्विसेज और दूसरा नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। यहाँ पे पहले एज्यूम कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। एश्योरेंस सर्विसेज कौन सी सर्विसेज होती हैं? जिनमें हम क्लाइंट को कोई ना कोई कंक्लूजन देते हैं। अच्छा, एक चीज में रखिएगा, रिपोर्ट हर सर्विस में होती है, चाहे एश्योरेंस सर्विस हो चाहे नॉन एश्योरेंस सर्विस हो, रिपोर्ट हम क्लाइंट को हर केस में देते हैं। भाई रिपोर्ट देंगे तो पैसे मिलेंगे ना, रिपोर्ट हर केस में देते हैं। हाँ, एश्योरेंस सर्विस की रिपोर्ट में और नॉन एश्योरेंस सर्विस की रिपोर्ट में फर्क क्या होता है? एश्योरेंस सर्विस की रिपोर्ट में हम कोई ना कोई ओपिनियन या कंक्लूजन दे रहे होते हैं और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में कोई ओपिनियन या कंक्लूजन नहीं दे रहे होते। क्यों नहीं दे रहे होते? इसलिए कि गौर से सुनिएगा, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में हम जो एश्योरेंस सर्विसेज में हम जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना, वो वाले होते हैं जो कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ने हमें कहे हुए हैं। और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में हम क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करते हैं। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितनी तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को? दो, एश्योरेंस सर्विसेज और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। दोनों में फर्क क्या है? एश्योरेंस सर्विसेज हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक परफॉर्म करते हैं, उसमें जो प्रोसीजर्स होते हैं, और उसमें फिर हम रिपोर्ट में क्लाइंट को ओपिनियन या कंक्लूजन देते हैं जो कभी अनमोडिफाइड होता है और कभी मॉडिफाइड होता है। लेकिन नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में क्लाइंट को कोई ओपिनियन या कंक्लूजन नहीं देते, और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो क्लाइंट के कहने के मुताबिक हम काम करते हैं। नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में हम क्लाइंट के कहने के मुताबिक काम करते हैं, एश्योरेंस सर्विसेज में हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के कहने के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कहने के मुताबिक काम करते हैं। ये फर्क समझ आया? तो अगर आप एश्योरेंस सर्विस की रिपोर्ट देखेंगे उसमें आपको कोई ना कोई कंक्लूजन, ओपिनियन नजर आएगा। नॉन एश्योरेंस सर्विसेज की रिपोर्ट में आपको कोई ओपिनियन या कंक्लूजन नजर नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, एश्योरेंस सर्विसेज जो हैं वो 2 बड़ी टाइप्स होती हैं, एक रीजनेबल और एक लिमिटेड एश्योरेंस। रीजनेबल की एग्जांपल क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल क्या है? रिव्यू। लेकिन कुछ और भी सर्विसेज हैं एश्योरेंस जिनमें रीजनेबल या लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, जैसे कैश फ्लो फॉर कॉस्ट। कैश फ्लो फॉर कॉस्ट, हाँ जी, वो एक तरह से वो रिव्यू में आ जाती है, ठीक है। और कुछ और भी सर्विसेज है जो इस कैटेगरीज में आएगी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये अदर, ये सीफैब के सिलेबस में, हमारे सिलेबस में नहीं। ये खाना सिर्फ आपको इसलिए बताया कि जब सीफैब पे जाए ना तो आपको पता हो ये खाना यहाँ पे कुछ था, इधर कुछ भरना है। बाकी आप सिर्फ ऑडिट एंड रिव्यू के ऊपर है। ऑडिट और रिव्यू के अलावा हम जो भी काम करते हैं वो क्या होता है? ऑडिट, अदर, ठीक है। अच्छा, एश्योरेंस सर्विसेज के अलावा हम जो भी काम करेंगे वो क्या होगा? नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में बहुत सी सर्विसेज आती हैं, लेकिन हम सिर्फ उन सर्विसेज की बात कर रहे हैं
जो कि ऑडिट और रिव्यू से मिलती जुलती हैं, मिलती जुलती हैं। रिलेटेड सर्विसेज का मतलब है, रिलेटेड सर्विसेज का मतलब क्या है? रिलेटेड सर्विसेज का मतलब है ऐसी सर्विसेज, ऐसी एंगेजमेंट्स जो ना तो ऑडिट है ना रिव्यू है, लेकिन उनसे मिलती जुलती हैं। रिलेटेड का मतलब क्या है? जो ना ऑडिट है ना रिव्यू है, लेकिन उनसे मिलती जुलती है। अच्छा, जरा सोच के मुझे जवाब दीजिएगा। क्लाइंट हमारे पास आया और कहने लगा, सर ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें मुझे रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए। कौन सी एंगेजमेंट है? एश्योरेंस। और कौन सी एश्योरेंस? रीजनेबल, यानी ऑडिट। एग्री करते हैं? इसमें हम अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। और ये ऑडिट प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करें? क्लाइंट की मर्जी से कि जो आईएसएस में लिखे हुए हैं, आईएसएस में लिखे हुए। अच्छा, दूसरी चीज, क्लाइंट आया और कहने लगा, सर आप हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दें। पहले ये बताएं, हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, वैसे करना आता है कि नहीं? हमें करना आता है। करना चाहें तो कर भी सकते हैं। हाँ, अगर ये काम करेंगे तो फिर ये नहीं करेंगे, दोनों में से कोई ये करेंगे, क्योंकि लेकिन कर सकते हैं। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ये एश्योरेंस सर्विस है? नहीं। ये कौन सी सर्विस? नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। जब क्लाइंट हमें कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या उसका कोई भी हिस्सा बनाने को कहे, इसे हम कहते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। कंपाइलेशन एंगेजमेंट का मतलब है हम क्लाइंट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन कंपाइल कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे क्लाइंट कहे मुझे कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। और इसको क्या कहते हैं हम? रिलेटेड। और रिलेटेड के अंदर फर्दर इसके कंपाइलेशन एंगेजमेंट। इसे रिलेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑडिट में भी एक ऑडिट में सब्जेक्ट मैटर है ना। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और ऑडिट प्रोसीजर का तो इंटीग्रेटेड है ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, साथ है, इसीलिए इसे रिलेटेड सर्विसेज कहते हैं। अच्छा, आप जरा सोच के जवाब दीजिए। क्लाइंट आया, कहने लगा मेरी 100 ब्रांचेस हैं, आप जाइए ब्रांच नंबर 3 में, उसमें परचेजेस में गड़बड़ है, जाके परचेजेस को वेरीफाई करें। क्या ये ऑडिट एंगेजमेंट है? एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। शाबाश, क्यों नहीं है भला? हालांकि प्रोसीजर हम ऑडिट वाले परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन ये क्लाइंट की फरमाइश के मुताबिक काम कर रहे हैं। जो क्लाइंट कर रहा है, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। ये एंगेजमेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक परफॉर्म नहीं होगी, ये क्लाइंट के कहने के मुताबिक परफॉर्म होगी। ठीक है, ये किसके मुताबिक परफॉर्म होगी? क्लाइंट के। इसको हम ऑडिट एंगेजमेंट नहीं करें, इसमें हम ओपिनियन इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको क्या कहते हैं भला? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई तो कर रहे हैं, लेकिन इस पे वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं जो क्लाइंट और ऑडिटर आपस में एग्री कर चुके हैं। इसमें सबसे अहम लफ्ज है एग्रीड। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। रिपोर्ट तो होगी, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की भी रिपोर्ट होगी, कंपाइलेशन की भी रिपोर्ट होगी, लेकिन ना इसमें कंक्लूजन होगा, कोई ओपिनियन होगा, ना इसमें कोई कंक्लूजन या ओपिनियन होगा, क्योंकि इसमें हम आईएसएस के मुताबिक नहीं, बल्कि ज्यादातर हम क्लाइंट के कहने के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। ऑडिट में अगर क्लाइंट हमें कहे ना ये काम करो और ये ना करो, हम कहते हैं ऐसी की तैसी तुम्हारी, हमने यही काम करना है, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हम तो आईएसएस के मुताबिक काम करेंगे, और अगर तुमने हमें काम करने नहीं ना दिया तो हम, कसम है हमें, हम मॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे। अगर तुमने हमें काम करने नहीं दिया तो क्या, कसम है हमें, हम क्या करेंगे? मॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे। लेकिन अगर रिलेटेड सर्विसेज हो, अगर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर हो, कंपाइलेशन हो, तो इसमें ज्यादातर काम क्लाइंट के कहने के मुताबिक करते हैं। सिर्फ रिपोर्ट का फॉर्मेट हम स्टैंडर्ड से उठाते हैं कि उसने कहा हुआ कि है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, लेकिन जो काम करेंगे हम क्लाइंट के कहने के मुताबिक करते हैं, तो इसमें हम ओपिनियन कंक्लूजन नहीं देते। इसीलिए इसको इस वाली सर्विसेज को नॉन रिलेटेड सर्विसेज भी कहते हैं, नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज भी कहते हैं। भाई बात समझ आई? तो बेसिक फर्क क्या हुआ इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज में? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं क्लाइंट के मुताबिक, उसमें कंक्लूजन ओपिनियन दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, आप देखें, हर तरह की एंगेजमेंट के लिए अलग स्टैंडर्ड है। ऑडिट करने के लिए अलग स्टैंडर्ड हमने क्या कहा जाता है? शाबाश, आईएसएस। रिव्यू करने के लिए अलग स्टैंडर्ड्स हैं,
IS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ISRAs। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, रिलेटेड सर्विसेज के लिए अलग स्टैंडर्ड है, इन्हें कहा जाता है ISRS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। लेकिन रिलेटेड सर्विसेज में तो हम प्रोसीजर क्लाइंट के कहने के मुताबिक परफॉर्म करते हैं, तो इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किस लिए आए? हमें रिपोर्ट का फॉर्मेट बताने के लिए कि आपने रिपोर्ट देनी है, कम से कम करें वही काम जो क्लाइंट कह रहा है, लेकिन रिपोर्ट का फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज्ड हो। भाई बात समझ आई? रिलेटेड सर्विसेज क्या होते हैं? तो मुझे बताइए, अब एग्जाम का क्वेश्चन पूछूं आपसे ताकि मेरी तसल्ली हो जाए, आपको एग्जाम लेवल का कंसेप्ट समझ आ गया। बताइए, ऑडिट में कौन सी एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है? रीजनेबल एश्योरेंस। रिव्यू में कौन सी एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है? लिमिटेड एश्योरेंस। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में कौन सी एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है? एग्रीड अपॉन में कौन सी? कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती, कोई कंक्लूजन नहीं दिया जाता। और कंपाइलेशन में कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती, कंक्लूजन नहीं दिया जाता। ठीक है, इसीलिए रिलेटेड सर्विसेज को नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स भी कहते हैं। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे टैक्स सर्विसेज है, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ रहे, वो कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे। ये क्लियर हो गया रिलेटेड सर्विसेज वाले बात? चलिए अब नेक्स्ट अदर कंसेप्ट्स पे चलें। हाँ, इसमें रिपोर्ट, हाँ इसमें ओपिनियन ना देने से मुराद है, हम ये नहीं कहते, जैसे अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। क्लाइंट हमारे पास जब कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए आता है ना, तो क्लाइंट हमें ट्रायल बैलेंस दे देता है। हम उस ट्रायल बैलेंस से IFRS और कंपनीज एक्ट के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं। लेकिन अगर उसमें सेल्स जो आ रही है, बताइए सेल्स को हम वेरीफाई करते हैं कि नहीं, जो ट्रायल बैलेंस में आ रही है? कंपाइलेशन में नहीं करते। परचेजेज जो आ रही है वेरीफाई करते हैं कि नहीं? सिर्फ क्लाइंट के ट्रायल बैलेंस से हम उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता देते हैं। यह है कंपाइलेशन। इसमें चूंकि हम वेरिफिकेशन कर ही नहीं रहे, तो उसमें कोई कंक्लूजन भी नहीं देंगे कि ये ठीक है, इसीलिए इसे नॉन एश्योरेंस आ जाता है। जजमेंट नहीं कर, वो कहते हैं ये अकाउंटिंग नेचर का काम है, इसमें आप एक तरह से क्लाइंट को अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो ये रिपोर्ट हमसे बनवाए और ऑडिट के तौर पे यूज कर ले, तो जिस बंदे को उसने यूज करवाई है ना, उस पर लख दी। क्यों भला? वो अल्लाह के बंदे, वो पढ़ तो ले, उसमें कंक्लूजन ही नहीं है, इसमें कंक्लूजन होगा कोई? तो जो कंक्लूजन के बगैर वाली रिपोर्ट को पढ़ के समझ रहा होगा कि ये ऑडिट रिपोर्ट है, उसके क्या कहने, उसको शाबाश। अच्छा मुझे बताइए, अभी मैंने आपको रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, जरा बताइए ये एश्योरेंस रिपोर्ट है कि नॉन रिलेटेड सर्विसेज की रिपोर्ट है? एश्योरेंस है। कैसे पता चला? ओपिनियन दिया हुआ है, और पहले दिया हुआ है, पहली चीज ही यही है। अब मुझे ये बताइए, अगर ओपिनियन ना दिया हो और मैं आपको कह दूं ये ऑडिट रिपोर्ट है, और आप कहें ठीक है ऑडिट रिपोर्ट है, क्या बात? इसका मतलब है आपने उसको एक नजर देखा भी नहीं है, अच्छा स्टूडेंट ने पूछा, अच्छा अब आप बताएं, अगर क्लाइंट हमें ये कहता है ये रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने बनाई हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन तुमने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई नहीं करनी, आप सिर्फ ये काम करें, मुझे परचेजेस का एरिया वेरीफाई कर दें, सिर्फ मुझे ये बताइए एश्योरेंस सर्विस है क्या रिलेटेड? और परचेजिंग में भी कहे कि सिर्फ ना 10,000 से ज्यादा वाली परचेजेस वेरीफाई करो, कम वाली ना करो, बताइए कौन सी? हाँ ये क्लाइंट के, इसमें काम हम ऑडिट नेचर का कर रहे हैं, लेकिन चूंकि क्लाइंट के कहने के मुताबिक कर रहे हैं, ISS के मुताबिक नहीं कर रहे, अपनी जजमेंट के मुताबिक नहीं कर, तो इसमें इसको क्या कहेंगे? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। स्पेसिफिक एरिया, हाँ, क्या लिखते हैं? हमारे सिलेबस में नहीं है मेरे भाई, ये हमारे क्या, हम इसमें कंक्लूजन, इनका क्वेश्चन ये है, इसमें कंक्लूजन नहीं ना देते, इसमें भी कंक्लूजन नहीं ना देते, तो फिर क्या देते हैं? वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा। आगे चलते हैं, अदर कंसेप्ट्स। अगर कभी डाउट्स हो रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस पे, अगर कभी डाउट्स हो, कोई भी एविडेंस आपके सामने आया, आपको उसके ऊपर डाउट है, तो क्या करना चाहिए? एक बंदे ने कुछ और कहा, दूसरे बंदे ने कुछ और कहा, डाउट्स क्रिएट हो जाएगा क्या नहीं? क्या करेंगे? फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके रिजॉल्व करेंगे, यही कह रहा है, यही इसमें कह रहा है। आपको किसी भी एविडेंस की लायबिलिटी पे डाउट हो जाए ना, तो आपने ये नहीं कहना ये मेरा शक है, छोड़ो उसको, शक नहीं करना चाहिए, ये नहीं कहना, बल्कि क्या करना है? फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके शक दूर करना है, ठीक है। इफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एंटिटी इज यूज्ड बाय ऑडिटर, जनरल रूल है ये भी, ये तीनों जनरल रूल है असल में,
क्या कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट की बनाई हुई इंफॉर्मेशन को ऑडिटर यूज करे? क्या कभी ऐसा हो सकता है? जी ऑनलाइन वाले भाई बताए, क्या कभी ऐसे हो सकता है कि क्लाइंट की बनाई हुई इंफॉर्मेशन को ऑडिटर यूज करे? यस, हो सकता है। जैसे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर में काम आ सकते हैं ना, वो क्लाइंट हमें देता है। जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, वो हमें क्लाइंट देता है। तो हमें ये चाहिए कि जैसे ही क्लाइंट इंफॉर्मेशन दे, आंखें बंद करके उसको यूज कर लें अपने प्रोसीजर, कि उसको चेक कर लें कि वो एक्यूरेट और कंप्लीट है कि नहीं है। चेक करना चाहिए। एम्प्लॉइज दिए, चेक कर लेना चाहिए कि कम ज्यादा तो नहीं है, बिल्कुल कर लेना चाहिए। जब कभी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, हम अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने में क्लाइंट की इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन यूज करने से पहले उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चेक कर लें। एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस उसके चेक कर लें। मुझे याद आ गया, इंसान धोखे खा खा के सीखता है। हमारा क्लाइंट था, उसके पास जब लिस्टेड क्लाइंट होता है ना बड़ा, तो उसमें ना हमारी स्टार्ट में क्लाइंट के साथ ना डेट्स एग्री होती हैं। ये इन्फॉर्मेशन इस डेट को प्रोवाइड करेगा, ये इन्फॉर्मेशन इस डेट को प्रोवाइड करेगा, ये इन्फॉर्मेशन इस डेट पे प्रोवाइड करेगा। तो मेरे जिम्मे बैंक का एरिया था, तो बैंक रिकंसिलिएशन लिखा हुआ था, क्लाइंट विल प्रोवाइड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 5 अप्रैल। और सीनियर ने मुझे कहा था 5 अप्रैल को क्लाइंट में BRS देगा, तो मैं चेक करके ना 15 तारीख को देनी है, मुझे रिव्यू करवानी है। मैंने कहा ठीक है, 10 दिन बहुत है सर। 5 तारीख को मैं गया, क्लाइंट से कहा मैंने सर BRS, क्लाइंट ने कहा USB है, सॉफ्ट कॉपी में है सारा डाटा, USB है तो दे हमको। मैंने कहा ठीक है USB दे दिए, हमारे पास कंप्यूटर है। उसने USB में कॉपी किया, मैं लेकर आ गया, और क्लाइंट ने कहा ठहर जा सर, पहले मुझे रिसीविंग दे दीजिए, क्योंकि ऑफिशियली कमिटेड थी ना इन्फॉर्मेशन कि आपने मुझसे BRS वसूल कर ली है। मैंने कहा ये कौन सा मसला है, लाओ BRS वसूल तो कर लिया है, BRS साइन कर दिए। अपने रूम में आके जब BRS को ओपन देखा तो 3-4 बैंक अकाउंट्स थे, कोई भी टैली नहीं थी। एक दो टैली थी, जो 2-3 मेन थी ना, वो BRS टैली ही नहीं थी। मेरे 12 बज गए, मैं भागा क्लाइंट के पास गया। मैंने कहा सर आपकी BRS टैली ही नहीं है। उसने कहा सर देखें, जो हमारी कमिटमेंट उसमें ये लिखा हुआ है, हम आपको BRS प्रोवाइड करेंगे। BRS टैली होगी कि नहीं ये नहीं लिखा हुआ। अब आप जो BRS टैली करवाना चाहते हैं तो दोबारा से रेक्विजिशन दे। बाद में उसने BRS टैली कर दी, लेकिन असल में उससे टैली नहीं हो रही थी ना, तो उसने अपनी डेडलाइन मीट करनी थी, तो उसने अपनी डेडलाइन मेरे साथ उसने ये गेम खेल ली। इससे मैंने फिर ये सबक सीखा क्या, कि जब कभी क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेनी है ना, तो रिसीविंग से पहले उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चेक कर लेनी है। ये ना उसने 5 बैंक की BRS देनी हो, हमें 4 की दे दे और साइन 5 के करवा ले। ये सिखा रहा है स्टैंडर्ड कि इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस, अगर कभी कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर यूज करने हैं एंटिटी से लेता है, तो यूज करने से पहले उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चेक कर ले। बल्कि ये हर जगह पे आप अपनी डेली लाइफ में भी इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। फिर इफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट इज यूज्ड बाय ऑडिटर, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ऑडिट में किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़े? क्यों, क्या हम खुद किसी एक्सपर्ट से कम है? हाँ, लॉयर की जरूरत पड़े। हम तो एक्सपर्ट है अकाउंटिंग के, हम तो एक्सपर्ट है ऑडिट के, हम लीगल केसेस के एक्सपर्ट नहीं है, हम नॉर्मली टैक्स मैटर्स के एक्सपर्ट नहीं होते, हम नॉर्मली प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के एक्सपर्ट नहीं होते। तो अगर कभी ऑडिट में इस तरह के एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़े, तो हमने इन एक्सपर्ट्स को एंगेज करना है या इनके वर्क को यूज करना है, तो क्या करना चाहिए? जो भी वो साइन करके दे दें, आंखें बंद करके एडजस्टमेंट डाल लें, ये रिवैल्यूड अमाउंट है, ऐसे होना चाहिए? ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? हमें चेक करना चाहिए, क्या चेक, एक्सपर्ट कैसा है, हमें चेक करना चाहिए उसका काम कैसा है। हमें क्या क्या चेक करना चाहिए? एक्सपर्ट कैसा है, हमें क्या करना चाहिए? जब कभी एक्सपर्ट को यूज करना है ना, हमने एक्सपर्ट को एंगेज करना है अपने ऑडिट में, आपने हमेशा 2 चीजें देखनी है। क्या? ऊंची दुकान, मीठा पकवान, ये दोनों चीजें देखनी है। कि ऊंची दुकान, फीका नहीं मीठा, हमने ये चेक करना है, पकवान मीठा दुकान। ऊंची दुकान से क्या मुराद है? जो एक्सपर्ट है वो अच्छा हो, वो कॉम्पिटेंट हो, कैपेबल हो, ऑब्जेक्टिव हो। और मीठा पकवान, इससे क्या मुराद है? उसका काम भी ठीक हो, उसका काम रेलिवेंट हो, एडिक्वेट हो हमारे पर्पस के लिए। लेकिन मीठा पकवान देखने के लिए ना चखना, और आपको पता होना चाहिए कि रसगुल्ला जो है ये मीठा होता है कि नमकीन होता है, हैं? नमक बारे मीठे होते हैं कि नमकीन होते हैं, दोनों में फर्क होना चाहिए ना। ये कैसे? कभी पहले कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की होगी फिर बता। तो 3 काम करने हैं जब कभी एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे अपने ऑडिट में। 3, आपने क्लाइंट के पास जाके कहा, ओह ये पिछले साल तो 200 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, इस साल 500 मिलियन की आ गई, ड्यूरिंग द ईयर तुम लोगों ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी भी नहीं, ये 200 से 500 कैसे हुआ? कहेगा सर रिवैल्यूएशन करवाई है।
आप पूछेंगे रीवैल्यूएशन करवाई, क्या सबूत है कि रीवैल्यूएशन करवाई है? बिकॉज सर ये रीवैल्यूअर की रिपोर्ट, जो वैल्यूअर की रिपोर्ट है आप देख के एज इट इज एडजस्टमेंट पास कर देंगे। तीन काम करने हैं। पहले आप पूछेंगे एक्सपर्ट कौन है, किधर रहता है, मार्केट में रेपुटेशन क्या है, कंपिटेंट है कि नहीं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। एक्सपर्ट को वैल्यूएट किया नंबर 1। फिर दूसरा, उसके वर्क को चेक किया, ठीक किया कि नहीं किया। पहला काम क्या किया, एक्सपर्ट को चेक किया, और दूसरा काम क्या किया। ये कैसे हो सकता है? आप तो काउंटिंग और ऑडिट के एक्सपर्ट है, आप उसके काम को कैसे चेक कर सकते हैं? उसके काम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके। तो ये दरमियान में एक तीसरा काम भी करना होता है हमने, क्या, उसके वर्क की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है कि वैल्यूअर कैसे काम करते हैं। थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, ज्यादा नहीं, पीएचडी नहीं करनी उसके काम में, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। ठीक है, ये बहुत अहम है 3 स्टेप्स, और इसमें बल्कि ज्यादा अहम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 स्टेप्स हैं। क्या, कि जब कभी एक्सपर्ट आ जाए ना, जब कभी एक्सपर्ट आ जाए, आपने 2 चीजें लाजमी चेक करनी है। कौन कौन सी? पहले एक्सपर्ट को चेक करना है, फिर उसके काम को चेक करना है। हाँ, उसके काम को चेक करने के लिए आपको तीसरा काम भी करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी उसके काम की। भाई क्लियर हुई ये बात? ये है तीनों कंसेप्ट्स। एक्सपर्ट तो मैनेजमेंट के लिए काम करता है, हम अपना भी कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं, वो अपना लेके आए, हम अपना लेके आए, या अगर वो बाजार से उठा, अगर तो वो से लेके आए हैं, हमने भी बाजार से, तो अगर उन्होंने ठीक सिलेक्शन किया है, हम चेकिंग कर लें तो वो काम भी चल सकता है। तो यानी एक्सपर्ट मैनेजमेंट का भी हो सकता है, ऑडिटर का भी। अब मैं ज्यादा जानबूझ के इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, कंसेप्ट कम्प्लेक्स हो जाएगा, वो हमारा एक्सपर्ट का एक चैप्टर आएगा, उसमें स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल एक चीज, दुनिया में जब कभी किसी भी क्वेश्चन में जब कभी एक्सपर्ट आ जाए, आपके सामने 2 पॉइंट आ जाए, हमने एक्सपर्ट को वैल्यूएट करना है, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को, हमने एडिक्वेसी ऑफ वर्क को वैल्यूएट करना है, हमने एक्सपर्ट को वैल्यूएट करना है, हमने एडिक्वेसी ऑफ वर्क को वैल्यूएट करना है, हमने एक्सपर्ट को वैल्यूएट करना है, हमने एडिक्वेसी ऑफ वर्क को वैल्यूएट। क्लियर? अभी चलते हैं किस चीज की तरफ? उस चीज की तरफ जो हमारे ऑडिट में सबसे अहम है। अच्छा, आपको पता है, आप ऑडिट में तो नहीं ऐसे करते, लेकिन अकाउंटिंग का पेपर जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आप उसकी बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स करते हैं, घर जाके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, हजारों सफ़े भर जाते हैं, हजारों सफ़े भर जाते हैं। एक वो हजारों सफ़े हैं जो आपने पूरे 6 महीने में प्रैक्टिस की, और एक वो 1 सफ़ा है जो आई कैप आपको भेजता है। बताइए कौन सा ज्यादा अहम है? जो आई कैप आपको भेजता है, वो रिपोर्ट है आई कैप की, वो आई कैप की रिपोर्ट है। तो आप जो 6.5 महीनों में हजारों सफ़े तैयार करते हैं, वो है आपका एविडेंस, और उस एविडेंस की बेस पे जो आई कैप एक पेज सफ़ा आपके घर भेजने वाला है, वो क्या है? वो रिपोर्ट है। अब मुझे बताइए, एविडेंस भी होना चाहिए, रिपोर्ट भी होनी चाहिए, ज्यादा अहम क्या चीज है? रिपोर्ट। वो देखें, एविडेंस में ऑडिटर के पास हजारों पेजेस होते हैं, लेकिन सारे के सारे पेजेस उसके पास रह जाते हैं, उसके ऑफिस में रह जाते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जाता है, वो ऑडिट रिपोर्ट। और एविडेंस आप जैसे मर्जी बना लें, रिपोर्ट चूंकि सारी दुनिया देखेगी, इसका स्टैंडर्डाइज्ड होना जरूरी है। एग्री करते हैं? इसका स्टैंडर्डाइज होना क्यों जरूरी है? इसकी वर्डिंग स्टैंडर्डाइज होना क्यों जरूरी है? ताकि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी यूजर्स हैं, अगर ऑडिट रिपोर्ट एक जैसी होगी ना, तो वो पढ़ के कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे, वो समझ सकेंगे कौन सी चीज किधर आती है। जैसे स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से रूल ये है कि ओपिनियन सबसे पहले आना चाहिए। अब पूरी दुनिया में ये रूल है, आप दुनिया के जिस मर्जी हिस्से में चले जाए, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ें, आपके लिए सबसे अहम क्या चीज है? ओपिनियन। आप कहां पे जाएंगे? आप ऑडिट रिपोर्ट के सबसे पहले सबसे टॉप पे देख लेंगे, ओपिनियन उधर होगा। स्टैंडर्डाइजेशन का ये फायदा होता है कि यूजर स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग यूज होती है, यूजर मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार नहीं होते। वरना अगर हर ऑडिटर अपनी मर्जी की, अपने डिफरेंट अल्फाज की, अपनी वोकैबुलरी के मुताबिक रिपोर्ट बना रहा होता, तो आपके लिए यह डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता कि अनमोडिफाइड कौन सी है, मॉडिफाइड कौन सी है, क्योंकि हर रिपोर्ट दूसरे से मुख्तलिफ होती। इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा कि यह सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो पूरी दुनिया को जाएगा, इसीलिए इसका स्टैंडर्डाइज होना जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक रिपोर्ट शेयर करने लगा हूं, प्रैक्टिकल फॉर्मेट है। आपने देखें, इसको रट्टा नहीं लगाना, इसको रट्टा नहीं लगाना। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं ना, उसके बाद आपसे कोई दोस्त पूछे भाई क्या हुआ था, तो आप वो 2.5-3 घंटे की मूवी को 10-15 मिनट में समेट के बता देते हैं उसको। लेकिन उसमें क्या जो डायलॉग होते हैं वो एज इट इज आप बोलते हैं नहीं, आप सिर्फ ये कहते हैं भाई हीरो उधर गया था, उसने पूछा हाँ भाई तुमने मेरे बाप का कत्ल किया, उसने कहा हाँ, ठा 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 ठा।
तो एग्जैक्ट डायलॉग, हाँ कोई डायलॉग आपको बहुत अच्छा लगे ना तो वो आप अपने दोस्त को बताते हैं। तो भाई उसने पूछा था कितने आदमी थे, ये पूछा था उसने, ठीक है। तो वो अगर कोई बहुत अच्छा डायलॉग लगे वो आप उसको बताते, वरना आप उसे समरी बताते हैं। उसी तरह इस ऑडिट रिकॉर्ड को पढ़ते हुए आपको ये पता होना चाहिए इसमें टोटल कितने सीन थे, हर सीन में क्या क्या उसने एक्शन किए पार्टी, ये पता होना। यानी इस पूरी ऑडिट रिपोर्ट में टोटल कितने सेक्शन है, कितने एलिमेंट हैं या कितने पैराग्राफ, ये पता होना चाहिए आपको कि 10 है, 12 है, 9 है, 8 है, और हर एलिमेंट में किस चीज की डिस्कशन हुई है ये पता होना चाहिए। एग्जैक्ट रट्टा नहीं लगाना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा 3-4 दफा। पढ़ना किस ऑब्जेक्टिव को ज़हन में रख के पढ़ना है, इस ऑब्जेक्टिव को ज़हन में रख के नहीं पढ़ना कि ये सारा हमने याद करना है। ये आप एंड तक 6 महीने भी लगे रहेंगे ना, नहीं याद होगा, मेरी गारंटी है। आपने इसको ज़बानी याद नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कल को जब आप क्लास में आए ना और मैं आपसे पूछूं बताइए मैक्सिमम एश्योरेंस का लफ्ज रिपोर्ट में यूज हुआ था कि नहीं, तो आप बता सके। मैं आपसे पूछूं रिव्यू का लफ्ज यूज हुआ था कि नहीं, आप बता सके। मैं आपसे पूछूं ओपिनियन पहले आया था कि मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी पहले आई थी, आप बता सके। मैं आपसे पूछूं मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी में उसने सब्सिक्वेंट इवेंट वाली बात की थी कि नहीं, तो आप मुझे बता सके। मैं आपसे पूछूं मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी में गोइंग कंसर्न की बात की थी कि नहीं, आप बता सके। मैं आपसे पूछूं ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी में लिमिटेड एश्योरेंस की बात की थी कि नहीं की थी, नहीं की, तो नहीं की थी, या बता सके, क्योंकि ऑडिट है, लिमिटेड एश्योरेंस की बात थोड़ी करेगा। रीजनेबल यानी बेसिक कंसेप्ट्स आप मुझे बता सके। रटा नहीं आपसे पूछूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा हाँ भाई ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ सुनाओ, ये कभी नहीं कहूंगा, लेकिन आपको ये कहूंगा ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी में जो 2-3 चीजें डिस्कस हुई है ना वो जरा मुझे बता दो क्या क्या थी, तो आप मुझे अपने माइंड मेमोरी पे जोर देके बता सकते। भाई समझ आ गया आपने इसको तैयार कैसे करना है। अब जरा देखते हैं इसकी शक्ल सूरत कैसी होती है, इसको गौर से देख लीजिए। सबसे पहले अच्छा ये ऑडिटर की तरफ से क्लाइंट हो जाएगा, क्लाइंट की तरफ से ऑडिटर को, तो देखिए लेटर हेड किसका है, ऑडिटर्स का, ठीक है, ये ऑडिट फर्म है। फिर इसके बाद उसने हेडिंग दी हुई है, ये पीडब्ल्यूसी इंटरनेशनल एफिलिएशन, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये हेडिंग जरूरी होती है, किस लिए, ताकि कोई इसको डायरेक्टर रिपोर्ट ना समझ ले, चेयरमैन रिपोर्ट ना, क्योंकि ये रिपोर्ट ना क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एनुअल रिपोर्ट में लगती है। तो एनुअल रिपोर्ट में तो डायरेक्टर रिपोर्ट भी होती है, रिव्यू रिपोर्ट भी होती है, तो इसलिए टाइटल हमने पहले दे दिया। रिपोर्ट किसको रिपोर्ट दी जा रही है, मेंबर यानी शेयर होल्डर्स, और किस कंपनी के, कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, ठीक है। फिर उसने हेडिंग दी है रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल। अच्छा मुझे बताइए पाकिस्तान में ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना होता है कि इंटरनल कंट्रोल पे भी देना था। इंटरनेशनली कुछ कंट्रीज ने ये कहा हुआ है कि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे भी ओपिनियन दे, यूएसए में रिक्वायरमेंट है, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड ऑडिट। उसमें तो उसमें वो फिर क्या करते हैं भला, रिपोर्ट के 2 हिस्से बनाते हैं, एक को क्या कहते हैं रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसे रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ। लेकिन पाकिस्तान में रिक्वायर्ड नहीं है, पाकिस्तान में रिक्वायर्ड नहीं है, पाकिस्तान में नहीं होता ये, इसलिए पाकिस्तान में जब कभी आईके पूछेगा आपने कहना इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन नहीं देते, नो 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 नो। लेकिन अगर ये हेडिंग क्यों दी उसने, हालांकि ऊपर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट लिख दी थी, फिर रिपोर्ट ऑन ऑडिट फाइनेंशियल में हेडिंग क्यों दी, इसलिए कि सम टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा किसी और चीज के ऊपर भी ओपिनियन देना पड़ सकता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा किसी और मैटर्स के ऊपर जो लॉ ने रिक्वायर किए हैं ओपिनियन देना हो, तो फिर रिपोर्ट के 2 हिस्से हो जाएंगे ना। एक हिस्सा कौन सा होगा, रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा हिस्सा कौन सा होगा, रिपोर्ट ऑन अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। और आपको एक मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान में एससीसीपी ने, आईएसएस ने नहीं कहा, एससीसीपी ने ऑडिटर्स को कहा है कि आपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट देनी है ना, तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ ये हमारे 4 मैटर्स हैं, इन पे भी रिपोर्ट दीजिए। ये असल में ना ये 4 काम असल में एससीसीपी की जिम्मेदारी थी, उसने चेक करने थे कंपनीज के, लेकिन एससीसीपी कहने लगा मैं हर कंपनी के पास क्यों जाऊं, तुम जा तो रहे हो ऑडिटर को कहा, तो मेरे भी यहाँ पे तुम चेक कर देना। पैसे कोई नहीं देते, पैसे कोई नहीं देते। रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल, भाई ये क्लियर हो गया, तो ये मेन है। अब देखिए इसके बाद क्या है, ओपिनियन, इसके बाद क्या है, सेक्शन कौन सा आया, ओपिनियन। इसमें ओपिनियन, इसमें क्या लिखा होगा आपके ख्याल में, इसमें डायरेक्ट लिखा होगा कि फाइनेंशियल में ठीक है कि उनमें गड़बड़ है, ये तो लिखा होगा। पहले तमहीद बांधी जाएगी, ये किसने बांधी है तमहीद, शाबाश, किसने,
शाबाश। तमहीद का मतलब क्या है? पहले बताया जाएगा हमने क्या किया, हमने ऑडिट किया, हमने किसका ऑडिट किया, इस कंपनी का ऑडिट किया, हमने किस साल का ऑडिट किया, इस साल का ऑडिट किया, हमने किस किस चीज का ऑडिट किया, हमने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह इन चीजों का ऑडिट किया। यह है तमहीद। पहले बताया जाएगा ना क्या किया, किस कंपनी का किया, कब किया, किन किन चीजों पे किया, ये सारी चीजें बताई जाएगी। क्यों किया नहीं, कैसे किया, हाँ ये एविडेंस की बेस पे। अच्छा, और फिर उसके बाद अगर आप नोट करें तो ओपिनियन ये सेकंड वाले पैराग्राफ में आ रहा है। इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड इसमें देखिए, इसमें ना फॉर्मल लैंग्वेज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई है। फॉर्मल लैंग्वेज बहुत ज्यादा, आपने फॉर्मेलिटीज की तरफ नहीं जाना, आपने पिक करना है भाई कहानी क्या बता रहा है। जैसे ये देखें, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो टुगेदर विद नोट्स, फॉर्मिंग पार्ट thereof with forming part confirm with counting and reporting standard as applicable in Pakistan. I give the information required by Companies Act in the manner so required and respectively give a true and fair view of ABC companies का इस साल का ये चीज है। सारी फॉर्मेलिटी है, आपके लिए सिर्फ इतना समझना जरूरी है क्या कि वो बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव। जरा इस पैराग्राफ को पढ़ के मुझे बताइए, इसमें अनमोडिफाइड ओपिनियन है कि मोडिफाइड? इसमें यह कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि किसी गड़बड़ का इजहार कर, कैसे पता चला ठीक है? ट्रू एंड फेयर। अगर लिखा होता है ना डू नॉट, इसमें सबसे अहम लफ्ज पूरे पैराग्राफ में यही है, लिखा था डू नॉट ट्रू एंड गिव ट्रू एंड, तो फिर मॉडिफाइड हो जाती, फिर मॉडिफाइड हो जाती। शाबाश। तो ओपिनियन पैराग्राफ में कल मैं आपसे पूछूंगा ओपिनियन पैराग्राफ में क्या दिया जाता है, आप कहेंगे ओपिनियन, मैं एक लगाऊंगा आपको। ओपिनियन तो ये दिया जाता है ना, ओपिनियन से पहले तमहीद भी बांधी जाती है, ये भी बताना है आपने, ठीक है। आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आइडेंटिफाई हो कंपनी है, किस साल का ऑडिट है, किस चीज का ऑडिट है। भी फर्क समझ आ रहा है? पूरे ऑडिट में सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सी है? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में सबसे अहम पैराग्राफ कौन सा है? ओपिनियन बता दिया। अच्छा, जज जब फैसला देता है ये कहता है इसको फांसी पे लटका दो, तमाम सबूत और गवाहों के बयान, ये कहता है इसको बरी किया जाता है, इसको ऐसे करता है। हम आप नोट करें, हम यहां पे फैसला सुना रहे हैं, ये तो बता ही नहीं रहे ये फैसला किस बेस पे था। तमाम सबूत और गवाहों के बयान, उसका जिक्र किधर है? उसका होना चाहिए आगे होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? बेसिस फॉर ओपिनियन। बेसिस फॉर ओपिनियन का मतलब क्या है? आप ओपिनियन अपना किस बेस पे दे रहे हैं? किस बेस पे दे रहे हैं? बहुत आसान, फीस की बेस पे दे रहे हैं। क्लाइंट ने हमें ज्यादा फीस दी थी इसलिए अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, ये लिखना चाहिए? ये नहीं लिखना चाहिए, बल्कि क्या लिखना चाहिए? भाई हमने ऑडिट किया है, हमने आईएसएस के मुताबिक ऑडिट किया है, हम खप गए, मर गए आईएसए की रिक्वायरमेंट पूरी करते करते, हम मर गए कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट पूरी करते करते, मर गए हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करते करते। उसकी बेस पे ओपिनियन दिया है, उसकी बेस पे ओपिनियन, किसकी बेस पे ओपिनियन दिया है? आईएसएस की बेस पे, कोड ऑफ एथिक्स की बेस पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है। ठीक है, तकरीबन यही बात नहीं कर रहा। वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन बेसिस फॉर ओपिनियन। बेसिस फॉर ओपिनियन का मतलब क्या है ये समझना, किस बेस पे ओपिनियन दे रहे हैं। वी कंडक्टेड, हमने आईएसएस के मुताबिक ऑडिट किया है, आईएसएस के मुताबिक। और हमने क्या किया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो हमने, जो आईएसएस के मुताबिक, वो हमने एक और सेक्शन में लिख दी है, वो पढ़नी है तो उधर पढ़ लो। ठीक है, वो यार हमने फिर इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा किया। हमने पहले आईएसए की रिक्वायरमेंट को पूरा किया, फिर हमने इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा किया। और इंडिपेंडेंस का मतलब कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। और फिर हमने ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किया, ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किया जो कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है, जो कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है। अब मैं कल आपसे पूछूंगा, क्या उसने बेसिस फॉर ओपिनियन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट का जिक्र किया था? तो आप कहेंगे नहीं किया था। मैं पूछूंगा कोड ऑफ एथिक्स का जिक्र किया था? फिर मैं आपसे पूछूंगा, अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपसे पूछूंगा क्या बेसिस फॉर ओपिनियन में उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन की थी? मेंशन नहीं की, रेफर किए हैं। मेंशन नहीं की, घूम गए ना, मेंशन नहीं की, रेफर की। ये इसका बड़ा अहम मतलब है, ये आगे चल के जब वो कहेगा ना काम आएगा बाद में। मेंशन, रेफर किए हैं, मेंशन नहीं की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक हो गया? अच्छा मुझे ये बताएं, अगर ऊपर अनमोडिफाइड ओपिनियन था कि मॉडिफाइड? अनमोडिफाइड।
अगर मॉडिफाइड होता तो उसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ होती। जब कभी हम मॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट में मॉडिफाई करते हैं कोई ना कोई गड़बड़ होती है। मॉडिफाइड ओपिनियन की कोई बेस होगी, वो कोई ना कोई गड़बड़ होगी, उसको हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मुझे याद है मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था, वो हमारा सरकारी स्कूल होता था टाट वाला, तो उसमें एक सरकारी वो जो ऑफिस बॉय टाइप के होते हैं ना बंदे, वो था बंदा, उसकी जिम्मेदारी थी वॉशरूम वगैरह साफ करना। मजाल है महीने में एक दफा भी साफ करता हो, सरकारी जॉब थे। एक दफा जो हेडमास्टर था उन्होंने चीख खचाई की, तो उसे पता क्या पूछा, उसने कहा सर मैंने किया क्या है? सर मैंने, और बात ठीक, उसने तो कुछ भी नहीं किया था, उसकी खिंचाई इसीलिए तो हो रही थी, उसने कुछ नहीं किया। ये भाईजान मैं असाइनमेंट दूं, ये केस स्टडी करके और टोटली गलत हो, ये मटेरियलिटी 20% ऑफ प्रॉफिट ले रहे, इनकी मैं खिंचाई करूं, इनको समझ आ जाएगी खिंचाई क्यों की। इन भाईजान से पूछो ये सर मैंने की नहीं, इनकी मुझे खिंचाई करनी चाहिए कि नहीं? और ये पूछे मैंने किया क्या? इसीलिए तो खिंचाई किया है, कुछ नहीं किया। तो याद रखे, जब मैनेजमेंट डेप्रिसिएशन गलत रिकॉर्ड करे, जब इन्वेंट्री को एनआरवी पे शो ना करे, तब तो मिस स्टेटमेंट है, हमें रिपोर्ट मॉडिफाई करनी चाहिए। और जब मैनेजमेंट हमें इंफॉर्मेशन ही ना दे जो हमें चाहिए, जब हम चीजें को चेक ही ना कर सकें, तब भी हमें रिपोर्ट मॉडिफाइड देनी चाहिए कि नहीं? और अगर हम मॉडिफाइड रिपोर्ट दें और मैनेजमेंट कहे सर हमने किया क्या है, पूरे ऑडिट में मैनेजमेंट ने आने की इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी, एक इंफॉर्मेशन भी नहीं दी हमें चेक करने के लिए। हम चेक ही नहीं कर सकते फाइनेंशियल में ठीक है कि गलत है, हमें कौन सी रिपोर्ट अनमॉडिफाइड देनी चाहिए? हम मॉडिफाइड और मैनेजमेंट के सर हमने किया क्या है, हमने तो कुछ नहीं किया इसीलिए तो मॉडिफाइड। तो इसका मतलब है कुछ ना करना, ऑडिटर को कुछ इंफॉर्मेशन ना देना, इससे भी रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है। रिपोर्ट इस चीज की वजह से भी मॉडिफाइड हो सकती है कि पेरोल गलत रिकॉर्ड की हुई है, मिस स्टेटमेंट है पेरोल में। रिपोर्ट इस वजह से भी मॉडिफाइड हो सकती है कि हमें ऑडिटर को क्लाइंट की ने एम्प्लॉइज की लिस्ट नहीं दी, एम्प्लॉइज के अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिखाए, इस वजह से भी रिपोर्ट मॉडिफाई होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब है रिपोर्ट मॉडिफाई होने की दो रीजन है। पहली रीजन मैनेजमेंट ने काम किया लेकिन गलत था, और दूसरी रीजन मैनेजमेंट ने काम किया ही नहीं जो उसे करना चाहिए था। पहली रीजन को कहते हैं मिस स्टेटमेंट और दूसरी रीजन को क्या कहते हैं? स्कोप लिमिटेड। पहली रीजन को क्या कहते हैं? मिस स्टेटमेंट। दूसरी रीजन को क्या कहते हैं? so, इसका मतलब है अगर मिस स्टेटमेंट हो हमें रिपोर्ट मॉडिफाई करनी चाहिए, ओपिनियन मॉडिफाई करना चाहिए। स्कोप लिमिटेशन हो फिर भी मॉडिफाइड करना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, अगर ओपिनियन मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन की वजह से ऊपर मॉडिफाइड है, हमें रीजन डिटेल बतानी चाहिए उसकी, वो कहां बताएंगे भला? बेसिस फॉर ओपिनियन में। लेकिन आपको इस रिपोर्ट की बेसिस फॉर ओपिनियन में कोई रीजन नजर नहीं आ रही होगी, क्यों भला? क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया ये बात? अच्छा मुझे ये बताइए, आप कर रहे हैं सीए, अच्छा मुझे ये बताइए, आप कर रहे हैं सीए और आपका कजन कर रहा है बीए, और उसका भी रिजल्ट आया, आपका भी रिजल्ट आया, वो भी पास और आप भी पास, और आपके घर वाले कहे दोनों ही एक बराबर मेहनती हैं, आपको आग लगेगी कि नहीं? आप कहेंगे नहीं, मुझे उसके साथ ना मिला है, मुझे इसके साथ ना। इसीलिए मुझे बताए, जब कभी आप घर वालों को बताएं आप सीए में पास हो गए हैं, आपको सिर्फ ये बताना चाहिए पास हो गए हैं, कि आपको ये भी बताना चाहिए उसके लिए आपने कितनी मेहनत की है, ताकि सीए के पास में और बीए के पास में फर्क हो सके। आपको बताना चाहिए मैं हर रोज ऑडिट की केस स्टडी की प्रैक्टिस करता था, मैंने कभी छुट्टी नहीं की, क्लास में सवाल पूछता था, वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करता था, मैंने सारे कंसेप्ट याद किए, हर रोज 2 घंटे पढ़ता था, ये सारी बताएं। रिपोर्टिंग में मैंने सारे स्टैंडर्ड्स किए, पढ़े, उनकी 5 पेपर की प्रैक्टिस की, इतने मुश्किल क्वेश्चन थे उसकी, तो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आम स्टूडेंट को, बीए के स्टूडेंट को 20 मिनट लग जाए, जो हमने 25 मिनट में पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करना होता था। ये सारी बातें बतानी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बतानी चाहिए। तो उसी तरह मुझे बताइए, ऑडिटर को सिर्फ इतना कह देना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं ओपिनियन में, और फिर ये कह देना चाहिए कि मैंने एविडेंस ऑब्टेन किया है, कि इस एविडेंस ऑब्टेन करने में जो उसने बड़ी बड़ी मेहनत की वो भी बतानी चाहिए। लेकिन याद कीजिएगा, अगर आप डे 1 से घर वालों को बताना शुरू हो गए ना, पहले दिन मैंने ये किया था, दूसरे दिन मैंने ये किया था, तीसरे दिन ये किया था, तो आप कितने दिन, 180 दिन होते हैं 6 महीना में, 180 दिन पहुंचते पहुंचते 2 दिन निकल जाएंगे ऐसे ही। आपके घर वाले कहेंगे जाओ भाई हमारा टाइम जाया ना करो। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो अहम आपने प्रोसीजर वो लिखना चाहिए। तो फिर मुझे बताइए,
आपने ओपिनियन दे दिया, बेसिस ऑफ ओपिनियन में बता दिया, एविडेंस लिया मैंने, उसके बाद जिक्र करना चाहिए कि नहीं कि ऑडिट के दौरान में बड़े बड़े मसले मसाइल क्या हुए। आप घर वालों को बताएं, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, जिस दिन ईद थी ना मैं उस दिन भी बैठ के पढ़ रहा था, इसी से तो ये बताना चाहिए कि नहीं, ये बताना चाहिए ना। हाँ, जब रात को सारे सो रहे होते थे, मैं 2-3 बजे तक उठ के पढ़ता था। आप कहते हो मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए पास हो गया, ये मैं रातों को जाके पढ़ता होता था इसलिए पास। ये बड़ी बड़ी बातें बतानी चाहिए। उसी तरह ऑडिटर को भी चाहिए अपने सारे प्रोसीजर ना बताए रिपोर्ट में, अपने यूजर बोर हो जाएंगे, सारे प्रोसीजर ना बताए, लेकिन जो बड़े बड़े मसले मसाइल आए हैं उसका जिक्र कर दे। उनको क्या कहते हैं? की ऑडिट मैटर्स। बड़े बड़े मसले मसाइल को क्या कहते हैं? की ऑडिट मैटर्स। अब नीचे उसने की ऑडिट मैटर्स अगले सफे पे बताए होंगे। पहला की ऑडिट मैटर ये था, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रीड कर लीजिएगा। वो कहता है ये मसला था, हमने उसके लिए ये प्रोसीजर परफॉर्म किए। हमारे सिलेबस में एक नया टॉपिक आ गया था, उसके पास पेपर के क्वेश्चन ही नहीं थे, मैंने नेट पे जाके सर्च किया, वीडियोस देखी, दूसरी एग्जामिनेशन बॉडीज के क्वेश्चन देखे, वो सॉल्व किया। हमारे टीचर ने रूटीन टेस्ट की बात नहीं कर रहा, टर्म टेस्ट रखा जिसमें पिछले करंट टॉपिक नहीं, पिछले टॉपिक्स भी इंक्लूडेड थे। 2 दिन तक मैं रात को सिर्फ 4 घंटे सोता रहा और 3 घंटे सोता रहा। सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े मसले जो आए ऑडिट में, और आपने उनको कैसे सॉल्व किया, ये लिखा जाएगा। लिखा जाना चाहिए कि नहीं लिखा जाना चाहिए? वरना यूजर समझेगा एक रिपोर्ट दे देता है ऑडिट, प्रैक्टिस में ऐसे होता है, यूजर कहते हैं भाई रिपोर्ट साइन करके दे देते हैं और आप करते क्या है? यूजर क्या कहता है? रिपोर्ट साइन करके दे देते हैं और आप करते क्या है? तो उनको बताना चाहिए कि नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे आप समझ होते हैं, सर आपने आके 1.5 घंटा पढ़ाना होता है बस, उसके बाद सारा दिन तो आप फारिग ही होते हैं, तो करते क्या? कोई और काम शाम नहीं करते आप? हालांकि उनको पता नहीं है कि एक टीचर को 1.5 घंटे का लेक्चर तैयार करने के लिए, खासतौर पे जो नए टीचर होते हैं ना, उनको 1.5 घंटे का लेक्चर 4-4, 5-5 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो टीचर को भी कभी अपनी मशहूरी के लिए, थोड़ा अपनी मशहूरी के लिए, या वैसे यूजर को अवेयर करने बताना चाहिए कि भाई जो टॉपिक मैंने ये मेहनत की है। ऑडिटर भी यही बता रहा है कि भाई ये मसले आए थे और मैंने उनको इस तरह से हल किया। ऊपर क्या की ऑडिट में सीरियल नंबर, यानी कितना बड़ा इशू, पहला बड़ा इशू, दूसरा बड़ा इशू, तीसरा बड़ा इशू, फिर की ऑडिट मैटर्स। और इधर क्या लिखा हुआ है कि हमने इसका कैसे हल निकाला, ये हमने मेहनतें की हैं, ये मसले थे, ये हमारी मेहनतें। की ऑडिट मैटर, फिर इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट दे रहा। याद आ गया, एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती है, डायरेक्टर्स बोर्ड भी होती है ना। अदर इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं, याद है? किसको कहते हैं? डायरेक्टर्स बोर्ड, रिव्यू बोर्ड। डायरेक्टर्स बोर्ड में गड़बड़ हो, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, क्योंकि ऑडिटर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है। लेकिन मुझे खुद बताइए, अगर अदर इंफॉर्मेशन में कोई गड़बड़ है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया, हमें बता देना चाहिए कि नहीं? बारिश हुई, वो रात को चर्सी गटर का ढक्कन उठा के ले गया था, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ढक्कन वहां पे रखे, लेकिन बारिश हुई, खतरा है लोग गिर ना जाएं, तो हमें लोगों को बता, उधर बोर्ड लगा देना चाहिए, उधर कोई कुर्सी रख देते हैं ताकि आने जाने को पता चल जाए क्या भाई गटर। तो हमारी जिम्मेदारी अदर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन किसी वजह से हमें पता चल जाए कि चर्सी मैनेजमेंट थी, चर्सी डायरेक्टर थे, उन्होंने डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट में कोई गड़बड़ की है, बोंगी मारी है, बता देना चाहिए कि नहीं बता देना चाहिए? बता देना चाहिए, लेकिन उसे ओपिनियन सेक्शन में नहीं बताएंगे। क्यों भला? क्योंकि वो हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, उसे अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में बता लेंगे। इस सेक्शन को कहते हैं इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा जो भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करती है उसमें गड़बड़ नजर आए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर पता चले, अच्छा ऑडिटर होने के नाते यूजर को बता देना चाहिए। बता देना नहीं, इंटरनल कंट्रोल के बारे में इसमें नहीं बताएंगे, क्योंकि नहीं, हम इसमें वो चीजें बताते हैं जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर है। एनुअल रिपोर्ट, अदर इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या थी भला? हर वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर हर वो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अदर इंफॉर्मेशन।
भाई ये भाई बता देना, आज खुद बताना चाहिए कि नहीं। अगर आप कहते हैं बताना चाहिए तो इस पैराग्राफ को रखते हैं, अगर आप कहते हैं नहीं बताने चाहिए बता देना चाहिए। गटर में गिरते रहेंगे लोग तो गिरते रहे, हमारी कौन सी है मर्जी है, हमें तो पता ना गटर किस जगह, हम तो बच के निकल जाएंगे घर को, क्या अपने आप को बचाएंगे दूसरों को भी, उसके लिए पैरा, ठीक है। लेकिन ये हमारे सिलेबस में ऑफिशियली नहीं है, सिर्फ आपने रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। रीडिंग एक दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, तो बताइए वो टॉपिक करवाना चाहिए कि नहीं? टू बी ऑन सेफ साइड करा देना चाहिए ना। आप बाद में ये तो नहीं कहेंगे कि सर ने एक्स्ट्रा करवा दिया, सर ने कोई पुराना सिलेबस करवा दिया, सर को तो पता ही नहीं हमारा सिलेबस क्या है, सर को पता होता तो सर ये हमें ना करवाते, ये कहेंगे ना आप? कहेंगे, इसीलिए बता रहा हूं क्यों करवा रहा हूं, हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों? आई कैप के क्वेश्चन बैंक में 2 क्वेश्चन है अदर इंफॉर्मेशन के। आई कैप बहुत बुरा, हम बहुत अच्छे हैं। ओहो, मैं कब से इंतजार कर रहा था, किसका मिला? हेडिंग पढ़े आपको पता चल जाएगा, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द फाइनेंशियल। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? पढ़ लिया चैप्टर 2 में, आगे चलते हैं। ये क्या हो गया? रिस्पांसिबिलिटी फॉर द डायरेक्टर, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? कहां पढ़ा है? चैप्टर 2 में। शाबाश शाबाश शाबाश। ओहो, लेकिन चैप्टर 2 में इतना बड़े रिस्पांसिबिलिटीज तो नहीं पढ़े थे। अच्छा जरा मुझे फिर सोच के बताइए, सिर्फ एक सवाल का जवाब, उसके बाद 1-2 चीजें और फिर लेक्चर खत्म। एक सवाल, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी, इसमें तो इतनी बड़ी नहीं थी जितनी ये है। क्या रीजन हो सकती है? 2 में से एक रीजन होगी, आपने बताना है। पहली रीजन ये होगी कि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में कुछ और चीजें भी थी जो हमने नहीं पढ़े। दूसरी रीजन, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है बेसिकली वही, यहां पे सिर्फ उसको उसने एक्सप्लेन किया है, यानी वहां पे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खोल कर जिक्र कर रहा होगा, उसमें एस्टिमेट्स भी होते हैं, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज भी होती हैं। भाई है तो सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ना। अगर हमें कहे ऑडिटर ने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेक करना है, अगर कहे एस्टिमेट्स को चेक करना है, तो हम कहेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही आ जाते हैं। उसी को एलैबोरेट कर रहा है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। है कोई क्लास में माइकल आज जो बता सके ये क्या चीज है? एक मिनट जी, हाँ, ये हाइब्रिड में से बात है कोई। SCCP ने जो कहा है, अच्छा बताइए इसमें इंटरनल कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? SCCP ने कहा ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कुछ और चीजों के ऊपर भी ओपिनियन दो। SCCP ने कहा, तो वो कौन सी चीजें हैं? ये प्रॉपर बुक्स ऑफ, आपने कंपनी नाम में पढ़ा हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट्स? कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है? कैश बुक, एसेट्स, लायबिलिटीज, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। शाबाश दो। तो हमने देखना है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हालांकि लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन SCCP ने हमारी जिम्मेदारी लगा दी, मैं नहीं चेक करूंगा, तुम चेक करो। तो ये वो एडिशनल रिस्पांसिबिलिटीज है, ये वो क्या है? एडिशनल रिस्पांसिबिलिटीज है, ठीक है। याद नहीं करना, ये आपकी ऑडिट की जिंदगी की आखिरी मोस्ट टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जो आप आज पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे। आपकी पूरी ऑडिट लाइफ की आखिरी मोस्ट टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, जिसको ये समझ आ गई ना, यानी इस रिपोर्ट के अंदर जिसको एक एक लफ्ज समझ आ गया, उसे पूरा ऑडिट समझ आ जाएगा। जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं, बड़ी बात है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? जिसने इस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा और इस ऑडिट रिपोर्ट के सारे सेंटेंस समझ आ गए कि क्या रहा है, तो उससे सारा ऑडिट इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा, याद करने की बात नहीं कर रहा, याद लैदा करना है, वो लैदा टेक्निक है। लिखने की बात नहीं कर रहा, केस स्टडीज वो लैदा टेक्निक है, वो तो लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन में। समझने की बात कर रहा हूं, एक होता है समझना, एक होता है याद करना, एक होता है फिर उसको प्रोड्यूस करना। तो तीनों चीजें पास होने के, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? जिसने ये रिपोर्ट समझ ली वो इंशाल्लाह पूरा ऑडिट समझने के काबिल हो जाएगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, एंड रह गया। एंगेजमेंट, विलन को मार, हाँ विलन का नाम, हीरो का नाम क्या है? ये खुर्शीद हसन।
ये क्या है? साइन। साइन नहीं, ये अच्छा गौर से सुने अब, ये साइन खुर्शीद हसन ने किए हैं, लेकिन खुर्शीद हसन के नहीं है। नहीं समझ आई ना बात? खुर्शीद हसन ने किए, फम के क्यों? फम के क्यों? क्योंकि ऑडिटर फम अपॉइंट हुई थी, खुर्शीद हसन नहीं हुआ था। ऑडिटर तो फम अपॉइंट हुए थे, तो ऑडिटर को साइन करने चाहिए ना। तो ऑडिटर कौन है? फम। और खुर्शीद हसन को कहते हैं एंगेजमेंट पार्टनर, ऑडिटर कहते हैं फर्म को, और जो ऑडिट करता है एंगेजमेंट पार्टनर। कराची यानी इसने खुर्शीद हसन ने साइन कब किए? 27, और वह खुर्शीद हसन 27 जुलाई को कहां बैठा हुआ था? कराची में। टीम के बंदों का नाम नहीं आएगा, इसीलिए कि टीम के बंदे जो भी गलती करें, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल एक्सटर्नल वर्ल्ड को खुर्शीद हसन भी नहीं, अल्टीमेट फर्म होती है। और कुछ केसेस में एंगेजमेंट पार्टनर भी होता है। भाई समझ आई? समझ आ गई? ये भाई जो कह रहे हैं समझ आ गई। अब मुझे बताइए, आंखें बंद करें, आंखें बंद, सारे आंखें बंद करें और मुझे बताएं, अब सारे बताएं अपने इस रिपोर्ट की कितनी हेडिंग्स थी, उनके नाम बताएं। ओपिनियन, बेसिस ओपिनियन, की ऑडिट मैटर, अदर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, साइन, सिग्नेचर, लटम पटम। बस ठीक है, ठीक भैया समझ आ गया। आज घर जाके आपने क्या करना है? एक दफा इफ्तारी से पहले, एक दफा इफ्तारी के बाद, फिर एक दफा सहरी से पहले, एक दफा सहरी के बाद, 4 दफा ये रिपोर्ट पढ़नी है। ये रिपोर्ट पढ़नी है। आपको नहीं पता, दवाई देने वाले को पता है इसका असर कितना है, मरीज को नहीं पता, दवाई देने वाले को पता है। 4 दफा पढ़ेंगे, शपथ लेते हैं। जय मोगेम्बो। आज का लेक्चर में खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।